देख लिया जाए। ये है मोबाइल, नहीं, ये है प्रोकैरियोटिक सेल और ये है यूकैरियोटिक सेल। अब आपसे कोई भी पूछे कि ये क्या है, तो ये है प्रोकैरियोटिक सेल और ये है यूकैरियोटिक सेल। Hey guys, this is Akshat Samadia and you are watching Vanaspati Kaksha Botany Ki. In our previous video, we discussed about cell history, means cell का इतिहास. Now, today we will see the evolution of cells. तो चलिए, without wasting any time, let's start our new topic, evolution of cell. According to theories given by scientists, the first cell which came on earth is from the primordial soup. The primordial soup is the mixture of organic compounds. भैया हमें कुछ नहीं समझ में आया, तो चलो, साइंटिस्ट की थ्योरीज के अनुसार पहला सेल जो अर्थ पर आया वो एक प्रीमॉर्डियल सूप से आया। अब प्रीमॉर्डियल सूप क्या होता है? प्रीमॉर्डियल सूप को आप दैवीय काढ़ा या चमत्कारी काढ़ा भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी सूप से एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का निकलना चमत्कार ही है, तो आप इसे चमत्कारी काढ़ा भी कह सकते हैं। साइंटिस्ट के अनुसार ये चमत्कारी काढ़ा से ये सेल निकला और उस समय अर्थ पर ऑक्सीजन नाम के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते थे। So the first cell was anaerobic respirators, means they show anaerobic respiration. अब इनका न्यूट्रिशन क्या था? मतलब ये ऑटोट्रॉप्स थे या हेटेरोट्रॉप्स? So they were chemoheterotrophs, means they can't make their own food but depends on others. They derive their nutrition from chemicals. So they were chemoheterotrophs. अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे इन सेल्स ने ऐसी मैकेनिज्म अडेप्ट कर ली थी कि दे वर लेस डिपेंडेंट ऑन देयर सराउंडिंग एनवायरमेंट्स। मतलब अब ये कुछ कुछ चीज़ें अपने अंदर ही बना सकते थे, बट दे वर नॉट ऑटोट्रॉप्स। लेकिन हाँ, ये कुछ चीज़ें जो इनकी ज़रूरत एनर्जी प्रोवाइड करती थी इनकी बॉडी को, ये वो सारी चीज़ें अपनी बॉडी के अंदर बना सकते थे। According to scientists, a very significant evolution was the development of photosynthetic ability to fix CO2 into its complex organic compounds. आसान भाषा में साइंटिस्ट ने ये बताया कि बहुत बड़ा चेंज जब आया सेल में, मतलब उसके लिए ये एक अचीवमेंट था सेल के लिए कि उसने जो सराउंडिंग में जो CO2 है उसे फिक्स कर लिया कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। इसे हम फोटोसिंथेटिक एबिलिटी कहते हैं। आगे हम जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनर होना बहुत ज़रूरी है। मतलब इलेक्ट्रॉन जब साइकिल के अंदर जाता है तब ही पूरी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस होता है। एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन जब डोनेट होता है तभी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनर का होना बहुत ज़रूरी है। और तब से लेकर 3.5 बिलियन ईयर्स अगो की बात है, तब से लेकर आज तक फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन डोनर है वाटर मॉलिक्यूल। जी हाँ, उस समय भी वाटर ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और फोटोसिंथेसिस उसकी मैकेनिज्म चालू करने के लिए तब H2O डिवाइड हुआ H+ और O में। हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म के लिए, और जो ऑक्सीजन एटम था उसने दूसरे ऑक्सीजन एटम सराउंडिंग में जो जितने भी थे उनसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाया, और अर्थ पर पहली बार ऑक्सीजन गैस ऐसे आई। ये सारी चीज़ें साइंटिस्ट ने बताई। हो सकता है काफ़ी लोग इस पर विश्वास ना करें, लेकिन साइंटिस्ट ने तो यही बताया है और हमें भी समझने के लिए इन सारी बातों को जानना ज़रूरी था। हमारा मेन पॉइंट आता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स क्या हैं। काफ़ी सारी बुक्स में ये मेंशन है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स।
बट मैं मानता हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल कोई टाइप है नहीं सेल का। सेल का केवल एक ही टाइप था और जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया वैसे वैसे सेल ने अपने आप को सराउंडिंग के हिसाब से ढाल लिया। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास अभी दो तरीके के मोबाइल हैं, एक है कीपैड वर्जन और एक है टच स्क्रीन मॉडल। अब जब कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ तो पहले लोग टेलीग्राम करते थे, चिट्ठियां लिखते थे और वो चिट्ठी जाती थी कहीं दूर अपने प्रियजनों के पास, फ्रेंड्स के पास। फिर उसके बाद आया टेलीफोन का दौर, जब लोग टेलीफोन से बात करते थे, लेकिन टेलीफोन एक पर्टिकुलर जगह पर ही रहता था, वो ना आप यहां से वहां ले जा सकते। फिर आया दौर मोबाइल का। मोबाइल ये तो काफी अच्छा मॉडल है अगर हम मोबाइल के हिसाब से बात करें, जो पहला मोबाइल आया था। तो फिर आया मोबाइल। मोबाइल आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं, इसीलिए उसका टर्म दिया गया मोबाइल, जिसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं और आप बात। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले आया ये कीपैड वर्जन, तो पहले आया कीपैड वर्जन, ये है नोकिया C7, ठीक है, विदाउट एंड्रॉयड वर्जन, विदाउट एंड्रॉयड वर्जन। और इसके 5 से 10 साल बाद आया टच स्क्रीन मोबाइल विथ एंड्रॉयड वर्जन। अब ये दोनों हैं तो मोबाइल ही, लेकिन ये इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल है। अगर हम एट प्रेजेंट में बात करेंगे आज के समय में, तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोबाइल, वन इज कीपैड वर्जन एंड सेकेंड इज टच स्क्रीन, मतलब कीपैड विदाउट एंड्रॉइड एंड टच स्क्रीन विद एंड्रॉइड। तो अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक ऐसा ही केस प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का है। यूकैरियोटिक सेल कोई एक टाइप नहीं है। यूकैरियोटिक सेल इज जस्ट द एडवांस्ड एंड अपग्रेडेड वर्जन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। चमक रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब बात ये आती है कि आखिर प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट में कन्वर्ट होने की क्या जरूरत पड़ी, ऐसी क्या दिक्कत आ गई थी प्रोकैरियोट को कि वो यूकैरियोट में कन्वर्ट हुआ। तो मेनली 3 रीजंस हैं कि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में कन्वर्ट हुए। पहला रीजन, टाइम के साथ साथ प्रोकैरियोट्स इवॉल्व हो रहे थे, तो उनके पास न्यू कैरेक्टर्स, न्यू फीचर्स वो एक्वायर कर रहे थे। जेनेटिक मटेरियल ऐसा पार्ट होता है जो हमारे कैरेक्टर्स, फीचर्स कोड करता है, उसमें सारी चीज़ें रहती हैं। अब जब प्रोकैरियोट्स इवॉल्व हो रहे थे तो उनका जेनेटिक मटेरियल भी इवॉल्व हो रहा था। एक समय के बाद प्रोकैरियोट के पास स्पेस नहीं बची कि वो अपना जेनेटिक मटेरियल स्टोर कर सके। वैसे भी प्रोकैरियोट्स काफ़ी छोटे होते हैं और उनका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में ही घूमता रहता था क्योंकि वो छोटा था, लेकिन अब उसकी लेंथ भी बढ़ गई थी और साइज भी बढ़ गया था। एक समस्या ये आई कि अब इसे स्टोर कैसे किया जा सके, तो प्रोकैरियोट्स ने उसे कॉम्पैक्टली पैक्ड किया क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में और उसे स्टोर कर लिया। काफ़ी लंबे जेनेटिक मटेरियल को भी वो कॉम्पैक्टली क्रोमोसोम्स के फॉर्म में अरेंज करके स्टोर कर रहा था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक धागा कुछ इस तरीके से उलझा हुआ है। अब मुझे इसे कम जगह में स्टोर करना है तो मैं कैसे करूंगा? चलिए ले लेते हैं। आप एक स्टिक लेंगे और उसे इसके आजू बाजू बांध देंगे कुछ इस तरीके से। आप कुछ इस तरीके से बांध देंगे तो चलिए बांध देते हैं। आप कुछ इस तरीके से बांध देंगे और आप इस पर्टिकुलर चीज को, ये कम स्पेस भी ले रहा है और ज्यादा चीजें भी इसमें स्टोर हो सकती हैं। तो ऐसा ही कुछ प्रोकैरियोट ने करा। उसने अपने जेनेटिक मटेरियल को कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में अरेंज किया और रख लिया कॉम्पैक्टली पैक्ड। लेकिन उसके पास एक और समस्या आई कि भाई साहब, ये उसने कॉम्पैक्टली पैक्ड तो कर दिया, लेकिन उसके सराउंडिंग में ऐसे और भी चीज़ें थी जिसके कांटेक्ट में ये जेनेटिक मटेरियल आ जाता। और अगर जेनेटिक मटेरियल में कुछ भी चीज़ें हुई, मतलब अगर जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन हुआ,
तो आप ये समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ नई कैरेक्टर्स या नई चीज़ें आपको ऑब्जर्व करने मिल सकते हैं, जो कि आपके लिए एडवांटेज भी हो सकते हैं और डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। इसलिए दूसरा रीज़न ये था कि अब इसे स्टोर करने के लिए उसके पास एक अलग जगह नहीं थी, तो उसने एक अलग कंपार्टमेंट, एक अलग यूनिट बनाया जिसमें केवल जेनेटिक मटेरियल ही रखा। उस यूनिट को कहते हैं न्यूक्लियस। एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसमें जेनेटिक मटेरियल स्टोर किया जाता है और वो जेनेटिक मटेरियल उसके आउटर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आता, क्योंकि उसके सराउंडिंग में एक वॉल रहती है। सीधी सी बात है, जब आपके पास पैसे कम रहते हैं तो आप कहीं पर भी रख देते हैं। जब आपके पास पैसे ज़्यादा हो जाते हैं तो आप एक पर्टिकुलर लॉकर में रखते हैं। आपको पता रहता है कि ये इस कंपार्टमेंट की हमें एक ऐसा यूनिट या एक ऐसा कंपार्टमेंट डिसाइड करना ही पड़ेगा जहाँ पर हम काफ़ी पैसे रख सकें। तो ठीक वैसा ही हुआ कि उसने भी जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने के लिए एक अलग कंपार्टमेंट बनाया जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। दो रीजंस हो गए। पहला रीज़न क्या? पहला रीज़न ये कि उसने अपने लेंथ और साइज में बड़े जेनेटिक मटेरियल को कॉम्पैक्टली पैक करने के लिए क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर लिया। पहला रीज़न ये। दूसरा रीज़न, अब इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टोर करना, मतलब ये कोई आउटर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ना आ पाए, इसलिए उसने एक न्यूक्लियस बनाया। ठीक है, ये दो मेन रीज़न तो ये दो है। तीसरा रीज़न ये है कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट में कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन अब मैकेनिज्म, उसको भूख भी लगती है, खाना मतलब न्यूट्रिशन वो कैसे लेगा, कहाँ से लेगा? तो प्रोकैरियोट्स ने कहा कोई बात नहीं, जो पुराने प्रोकैरियोट्स हैं उनसे मैं गठबंधन की सरकार बना लेता हूँ, तो उनका काम भी हो जाएगा और मेरा खाना का खाना मुझे मिल जाएगा। तो यूकैरियोट ने क्या किया, प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया से गठबंधन की सरकार बनाई, साइनोबैक्टीरिया से, और उसे एक अलग डिपार्टमेंट दे दिया कि भाई आओ तुम यहाँ और यहाँ पर मेरे लिए खाना बनाओ, मतलब यहाँ पर आओ और मेरे लिए फूड प्रोवाइड करो, जिसे आज हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और वो किचन ऑफ द सेल होता है जहाँ पर खाना बनता है, फूड बनता है, फोटोसिंथेसिस अकर होती है। तो बैक्टीरिया यूकैरियोट के साथ गठबंधन में आया और उसने उसे एक अलग डिपार्टमेंट दे दिया। सेम ऐसे ही एरोबिक मेटाबॉलिज्म के लिए उसने एरोबिक बैक्टीरिया से हाथ मिलाया और उसे भी एक अलग डिपार्टमेंट दे दिया, जिससे आज हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो ऐसे करके पूरा एक यूकैरियोटिक सेल बना और प्रोकैरियोटिक सेल एक यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हुआ, इवॉल्व हुआ। प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरियाज, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, और यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल हैं, आप बता दो कौन है? नहीं पता? मैं बताऊं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। अब आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें भी चल रही होंगी कि यार प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में कन्वर्ट हुए, अब यूकैरियोट्स किस में कन्वर्ट होंगे? तो भाई साहब इसके लिए आप रुके रहो, बिल्कुल होगा कि यूकैरियोट्स भी कोई एक अलग सेल में कन्वर्ट होंगे आगे चल के। हो सकता है सेल रहे ही ना, हम केवल एनर्जी के फॉर्म में रहेंगे आगे चल के दुनिया में। काफ़ी झोल होने वाला है। सो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी और आशा करता हूँ कि अगले लेक्चर में भी आप आएंगे और मेरा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे से कैसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला है। जब तक देख लिया जाए, ये है मोबाइल नहीं, ये है प्रोकैरियोटिक सेल और ये है यूकैरियोटिक सेल। अब आपसे कोई भी पूछे कि ये क्या है, तो ये है प्रोकैरियोटिक सेल और ये है यूकैरियोटिक सेल। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।